आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। हिंदुस्तानी सियासत में पार्टियों को छोड़ना और दूसरी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए, टिकट के लिए या किसी और वजह से पार्टी छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग नज़रियाती बुनियाद पर पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। एक ऐसा ही नाम जनाब तारिक अनवर साहब का है, जिन्होंने नज़रियात की बुनियाद पर अपनी उसी पार्टी को छोड़ दिया है जिसे 20 साल कबल उन्होंने कायम किया था। तारिक अनवर साहब, बहुत खैर मकदम है आपका। आपने नेशनलिस्ट पार्टी को कायम किया और अब 20 साल बाद आपने उस पार्टी को छोड़ दिया राफेल पर पार्टी सदर के बयान की वजह से। क्या वही वजह है या इसके पीछे कोई और वजह है? आप कांग्रेस में वापसी करना चाह रहे थे इसलिए? नहीं, कांग्रेस में अगर जाना होता तो ऐसे भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे के जा सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। जो आपने शुरू में कहा कि नज़रियाती पहलू है इसका, और जब हमें लगा कि राफेल को लेकर जो पवार साहब का बयान आया, उसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी के लोगों ने उठाने की कोशिश की, क्योंकि सबसे पहले उनके उस बयान का इस्तकबाल अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर हैं, उन्होंने उठाने की कोशिश की। और उनका बयान आया कि पवार साहब से सीखना चाहिए, और एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि मुल्क का मुफाद वो पार्टी के मुफाद से ज़्यादा होता है। तो इस तरह की बातें और भी लोगों ने कही, और लगातार अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जगह वो चीज़ें चलती रही। मैंने सोचा कि शायद पवार साहब उसका कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस मौके पर मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, और फिर हमने तय किया कि पार्टी से भी और पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़ा दिया गया। शरद पवार साहब का आज के अखबारों में बयान छपा है कि हमारे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया और हमने कभी मोदी को क्लीन चिट नहीं दिया है। नहीं, अच्छा है उनका बयान आया है, वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही बयान कुछ दिन पहले आ जाता, 24 घंटे के अंदर आ जाता, तो शायद मुझे इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनकी बेटी है सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा कि 20 साल तक काम किया तारिक भाई के साथ, उन्हें एक फ़ोन कर लेते। वो हमारी गलती हो सकती है, मैं उस बात को मानता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त कटिहार में था, और कटिहार में बहुत इंटीरियर में था, देहात में था, तो इसलिए बात करने में मेरी तरफ से भी थोड़ी कोताही हुई है। मैं कहता कि सब कुछ मैंने सही किया, लेकिन वक्त की कमी थी। और जब मैं कटिहार लौटा, तो लौटने के बाद जब मैंने देखा कि कोई उसकी तरदीद नहीं आई है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया है, तो फिर खंडन भी नहीं आया है, तो फिर हमने कहा कि अब हमें कुछ फ़ैसला लेना पड़ेगा, और ये मजबूरी का लिया हुआ फ़ैसला है। कोई भी आदमी हो, अपना घर, अपना फैमिली या अपनी पार्टी, और उस पार्टी में तो शुरू से उसकी बुनियाद से लेकर अब तक एनसीपी को खड़ा करने में मेरा भी थोड़ा योगदान है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए उसको छोड़ते हुए बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन कभी कभी जिसको कहा जाए कि काफ़ी बड़े दिल के साथ या कड़े दिल के साथ, भारी दिल के साथ फैसला लेना पड़ता है। आपने कांग्रेस से सियासत की शुरुआत की, तालिब इल्मी के ज़माने में आप इंडियन नेशनल यूथ के लीडर थे और अब तक रहे, फिर आप चले गए। तो क्या ये तो वजह नहीं है कि जब सोनिया गांधी आई तो आपने पार्टी छोड़ दिया कि वो गैर मुल्की थी, और फिर राहुल गांधी सदर बन गए, वो मुल्की है, तो जिन बातों को लेकर आपका एतराज़ था वो ख़त्म हो गया, इसलिए आप कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक कि वो जो विदेशी वाला मामला था, वो तो 2004 में ही ख़त्म हो गया। कुछ तो सोनिया जी ने खुद ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म बने। और दूसरा, जब भी उनको मौका मिला और उन्होंने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, यहाँ तक एनसीपी को भी अपने साथ लेने की कोशिश की,
और एनसीपी ने भी फैसला किया कि जो बातें थी, जो मुद्दा था, वो सब वक्त उस समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इस देश के लोगों ने उसको एक तरह से स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। यानी सोनिया, यानी जो मसला था जो आपने उठाया था उसको लोगों ने तस्लीम नहीं किया। तस्लीम नहीं किया। जब तस्लीम नहीं किया तो फिर उस मुद्दे को लेकर चलना जमहूरियत में सही नहीं है। जमहूरियत में ये देखा जाता है कि अवाम क्या चाहती है। अगर अवाम ये चाहती थी कि कांग्रेस या सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस आगे बढ़े तो ठीक है, फिर हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और 2004 में जो मरकज़ी हुकूमत बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वज़ीर आज़म बने वो, तो उस वक्त हम लोग भी उसमें शामिल हुए। आपने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम करने का अलग से तजर्बा रहा, तो आपने कहा कि हमने बहुत संघर्ष किया राजीव गांधी के साथ, उन्होंने बहुत, तो राजीव गांधी के काम करने का क्या अंदाज़ था? देखिए, हमने सही आपने कहा कि हम इंदिरा जी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी के साथ भी काम किया 1 साल तक, और भी सब लोग, अब राहुल जी को भी मैं देख रहा हूँ। तो पूरे इस फैमिली में उनके कहा जाए कि एनडीए में एक डीएनए में, सॉरी, उनके डीएनए में एक चीज़ पाई जाती है, वो है कि लड़ने का मादा, संघर्ष का मादा बहुत है। और हारने के बाद, हर तरह की परेशानियों के बाद, आपको याद होगा कि राजीव गांधी के ख़िलाफ़ भी बोफर्स का मामला आया था और एक झूठा प्रोपेगेंडा हुआ उनके साथ, उनकी हुकूमत चली गई उसी में। लेकिन उसके बावजूद भी वो मायूस नहीं हुए और फिर से कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया। 77 में यही बात इंदिरा जी के साथ हुई कि कांग्रेस हार गई, वो खुद भी इलेक्शन हार गई, लेकिन फिर से कांग्रेस को उन्होंने खड़ा किया। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी तमाम पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और राफेल का मामला हो या अपोजिशन की जहाँ कमज़ोर, जो सरकार की जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, एक अपोजिशन लीडर की होने की हैसियत से उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको उजागर करने का काम वो कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना मेहनत कर। तो मतलब है कि राहुल गांधी भी अपनी दादी या अपने वालिद के तरफ पर काम कर रहे हैं। देखिए, तारीफ़ करनी पड़ेगी उस फैमिली की। इंदिरा जी की हत्या हुई, शहीद हुई वो, राजीव जी की हत्या हुई, देश के लिए दोनों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसके बाद भी सोनिया जी ने अपने इकलौते बेटे को सियासत करने की इजाज़त दी और उनको कौमी खिदमत में लगाया, मुल्क की खिदमत में लगाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नेहरू गांधी फैमिली ही कर सकती है, नहीं तो दूसरी माँ होती तो कभी अपने बेटे को सियासत में दोबारा, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद अपनी आंखों से 2 शहादत देखी। कांग्रेस को कहा जाता है कि मुसलमानों की हमदर्द पार्टी है, लेकिन मुसलमानों के जितने मसाइल हैं पूरे 70 सालों में सारे कांग्रेस ने पैदा किए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, गलतफहमी पैदा की गई जानबूझ के। होता क्या है कि ये मुल्क सबका है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई है। कोशिश ज़रूर होती है कि जो अक़लियत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी मुल्क की जो पहचान होती है वो इस बात से होती है, या जिसको हम कहते हैं सब समाज, अच्छा समाज वही होता है जो अपने मुल्क में जो अक़लियत है उसके साथ उसका क्या सलूक होता है। तो कांग्रेस ने कोशिश हमेशा किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में कानून है, संविधान है, दूसरी पार्टियां हैं, बहुत सारी अगर कुछ नहीं किया तो ये हालत हो गई कि लोगों ने कह दिया कि कांग्रेस जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी। तो तुष्टीकरण हुआ भी नहीं और बदनामी भी हुई, तो उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। आज कांग्रेस के ऊपर यही इल्ज़ाम है, बीजेपी का यही एक सबसे बड़ा हथियार बना। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया। सच्चर कमेटी आई, उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद रघुनाथ मिश्रा कमीशन बना। सर, कमेटी तो बहुत बनी है, बनी तो उसके पर अमल भी हुआ, उस पर अमल भी हुआ, शुरुआत हुई, और 4-5 साल हम ये कह सकते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बड़े पैमाने पर एक तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, अक़लियती मिनिस्ट्री ख़ास के बनाया गया, जो आज भी है। आज भी। और उसके अलावा उसमें पहले कोई बजट नहीं होता था,
सिर्फ डायरेक्टिव होता था, लेकिन यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में उसके लिए पैसे भी मुहैया किया गया, उस बजट में उसका प्रोविज़न रखा गया और जिससे काम हुआ। जैसे आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ही ले लीजिए, उसके सेंटर्स बनाने की बात हुई कि 5 सेंटर पूरे देश में बनेंगे, 5 यूनिवर्सिटी अक़लियत के बनाए जाए, तो उसकी शुरुआत हुई। उसी तरह से स्कॉलरशिप की बात हुई। तो जहाँ जहाँ पर सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिस जिस चीज़ों का जिक्र किया, उस दिशा में बढ़ने का काम यूपीए सरकार ने किया था। कांग्रेस हिंदुस्तान की कदावर पार्टी थी, अब बीजेपी उसकी जगह ले चुकी है, तो कांग्रेस के जो ज़वाल है उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी वजह जो है, कांग्रेस से के ख़िलाफ़ जो झूठे प्रोपेगेंडे हुए उसको काउंटर नहीं कर पाए, चाहे वो करप्शन के इश्यूज़ को हो, चाहे ये मुसलमानों के तुष्टीकरण का मामला हो, या और इस तरह की जो चीज़ें, जो झूठा प्रचार, झूठा प्रोपेगेंडा, एंटी हिंदू कहा गया कि एंटी हिंदू है कांग्रेस, तो ये सब प्रोपेगेंडा जो आरएसएस का था, उसको काउंटर करने की जो मिशनरी है वो अपोजिशन के पास अभी भी नहीं है। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस में एक बड़ा तबका आरएसएस का बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे जहनियत के हो, लेकिन कांग्रेस से का जो आप तारीख उठाकर देखिए, कांग्रेस ने इस मुल्क को अगर सेकुलर मुल्क बनाया किसी ने, तो कांग्रेस ने बनाया। नहीं तो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ जो हिंदू फ़िरका परस्त थे, उस वक्त हिंदू सभा थी और दूसरे लोग थे, इन लोगों की मांग यही थी कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन ये कांग्रेस की लीडरशिप थी उस वक्त, गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार पटेल थे या मौलाना आज़ाद थे, ये तमाम लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, भले ही पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर बने, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो एक सेकुलर मुल्क बनेगा। आरएसएस ने पहली मरतबा भी कांग्रेस की तारीफ़ की है, मुल्क की आज़ादी में उनकी खिदमत का एतराफ़ किया है, और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ख़ुद को मुसलमानों से दूर रह रहे हैं, शिव भक्ति के किनारे लग रहे हैं, मुख्तलिफ़ मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। तो क्या आरएसएस और कांग्रेस में कोई तालमेल है? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग मस्जिद में नहीं जाते हैं क्या? हम लोग ईदगाह नहीं जाते, दरगाह नहीं जाते। हर इंसान को अब जिस मज़हब से उसका ताल्लुक़ होता है उसके लिए श्रद्धा होती है। अगर वो कर रहे हैं तो कौन इसमें बुराई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मंदिर में जाने से आदमी कॉमनल थोड़ी हो जाता है, फ़िरका परस्त हो जाता है। ये तो आस्था का सवाल है। 2019 की तस्वीर क्या होगी? क्या बीजेपी इक़्तिदार से निकल जाएगी या? देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि 2014 का जो रिज़ल्ट था, परिणाम था, अगर उसको हम देखें गौर से, तो 31% वोट लाकर बीजेपी हुकूमत में आई थी, यानी 69% वोट उनके खिलाफ है। तो वैसी हालत में सिर्फ अपोजिशन को चाहिए कि तमाम जो बीजेपी मुखालिफ वोट है उसको एक जगह इकट्ठा कर लें। अगर ये इकट्ठा हो गया तो बीजेपी का जाना तय है। लेकिन जो महागठबंधन की तस्वीर बन रही है उसमें सेंध लग रहा है। यूपी में मायावती ने कहा, देखिए ऐसा, इधर आपकी पार्टी के सदर ने मोदी से कुर्बत का इजहार किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। और एक बात तो सबको इस बात का एहसास है कि अगर इस बार बीजेपी को वो हराने में नाकाम रहे तो आने वाले दिनों में उनकी सियासत और उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। लिंचिंग को लेकर मुसलमानों में तशवीश है, खौफ और डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो दहशतगर्दी के नाम पर मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ मुस्लिम नौजवानों को उठाया जा रहा था, जेल में बंद किया जा रहा था। तो खौफ और डर का माहौल उस वक्त भी था, अब भी है, शक्ल बदल गई है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। एक बात मान लीजिए कि दहशतगर्दी को किसी मज़हब से जोड़ना मुनासिब नहीं। क्या हिंदू दहशतगर्द नहीं पकड़े गए थे? वो भी पकड़े गए थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई थी। और ठीक है, हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि जितने लोग पकड़े जाते हैं वो सब सही लोग होते हैं या वो सभी मुजरिम। अभी आप देखिए, ये 5 नक्सल जो पकड़े गए, कहा गया कि ये नक्सल हैं, अर्बन नक्सल का नाम दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये टैक्सल नहीं है, इनको जेल भेजने से उन लोगों ने रोका। तो मेरा ख्याल है कि देर या सवेर इंसाफ मिलता है हमारे मुल्क में। आज भी हमारे मुल्क की जो अदालत है उसमें इंसाफ मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं हम ये मानते हैं कि जो पुलिस का नज़रिया है या पुलिस की सोच है, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत तंग नज़र हैं, उनकी वजह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हुकूमत उसमें सीधे तौर पर शामिल है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल है, ख़ास के कांग्रेस या ऐसी सेकुलर पार्टी तो वो नहीं है। कांग्रेस की हमेशा ये कोशिश रही कि मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को बचाया जाए। तो कांग्रेस में आप कब शामिल हो रहे हैं? अभी ये तय नहीं है, अभी हमारी बातचीत नहीं हुई किसी से। अभी तो हमने एक फ़ैसला लिया, जो आपने कहा कि नज़रियात की बुनियाद पर एक फ़ैसला लिया है। अब देखेंगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे हिंदुस्तान के कदावर लीडर, कटिहार से एमपी और मुतअद्दिद मरतबा एमपी रह चुके, मिनिस्टर रह चुके जनाब तारिक अनवर साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर अपने सियासी नज़रियात के बारे में तफसीलात से हमें आगाह किया। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप कहीं भी कभी भी लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।